आज लगता है हम सबका आखिरी दिन है। अब मुझे नहीं लगता इस समुद्री जहाज के इंजन को कोई ठीक कर पाएगा। सर, मुझे घर जाना है प्लीज। मुझे मरना नहीं है। अगले हफ्ते मेरी शादी है। रुक जाओ, मैं इस जहाज के इंजन को ठीक कर सकता हूं। 2 साल पहले की बात है। तारीख थी 2 दिसंबर 2023। समुंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज बिल्कुल धीमी रफ्तार से हिल रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था। आसमान पर काले बादल और समंदर की बेचैन लहरें जहाज की मोटी लोहे की दीवारों से टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। जहाज पर सन्नाटा तो नहीं था, लेकिन हर आवाज के पीछे एक घबराहट छुपी हुई थी। इंजनों के बंद हो जाने के बाद पूरी मशीनरी जैसे अचानक थम गई थी। बस इमरजेंसी लाइटें जल रही थीं और अलार्म की हल्की बीप हवा में घुली हुई थी। इसी जहाज के बीचों बीच एक बड़े से लोहे के कमरे में दुनिया के सबसे बड़े इंजनों में से एक खड़ा था। वैटसिले सुल्जर आर्टिया 96 सी, जिसकी ऊंचाई किसी 2 मंजिला कमरे जितनी थी और जिसमें सैकड़ों पाइप, वाल्व और बोल्ट जुड़े हुए थे। यह वही इंजन था जिसने अचानक काम करना बंद कर दिया था और जहाज को समंदर के बीच में रोक दिया था। कुछ इंजीनियर हेलमेट और ओवरऑल पहने हुए, माथे पर पसीना पोंछते हुए अलग अलग हिस्सों की जांच कर रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर समाधान नहीं, केवल तनाव नजर आ रहा था। मुख्य इंजीनियर ने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा, 3 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत है कहाँ। अगर इंजन नहीं चला तो हम यहाँ फंस जाएंगे। उसके पास खड़ा कप्तान राणा, करीब 45 साल का, सख्त चेहरे और रौबदार आंखों वाला आदमी गहरी नजर से इंजन को देख रहा था। वह जानता था कि इस जहाज पर जो सामान लदा हुआ है वह सिर्फ एक कार्गो नहीं, बल्कि भारत की रेलों के लिए जरूरी पार्ट्स हैं, जिनके बिना देश के कई हिस्सों में रेल सेवा रुक सकती है। कप्तान राणा ने भारी आवाज में कहा, ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश का मामला है। हमें हर हाल में अगले 24 घंटे के अंदर इस इंजन को चालू करना है, वरना बहुत कुछ दांव पर लग जाएगा। इंजीनियर चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, लेकिन किसी के पास कोई पक्का जवाब नहीं था। इसी समय जहाज के एक और हिस्से में, पतले से कॉरिडोर में, पानी से हल्का गीला फर्श चमक रहा था। हाथ में एक पुरानी बाल्टी और दूसरे हाथ में पोछा पकड़े एक लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यह आर्यन था, लगभग 18-19 साल का, दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए। उसका काम जहाज पर सिर्फ साफ सफाई का था। लोग उसे ज्यादातर झाड़ू पोछा करने वाले बच्चे के रूप में ही जानते थे, लेकिन जहाज और मशीनों को लेकर उसके मन में हमेशा से एक अलग ही लगाव था। आर्यन चलते चलते उस कमरे के पास पहुंचा जहां इंजन लगा हुआ था। अंदर से बहस, तनाव भरी आवाजें और लोहे के भारी हिस्सों की खटखट उसकी कानों तक पहुंच रही थी। वह दरवाजे पर रुक गया, हल्का सा झुककर अंदर झांका और उसकी आंखें सीधे उस विशाल इंजन पर जा ठहरीं, जिसे उसने अनगिनत बार दूर से देखा था, लेकिन पास से छूकर समझने का मौका कभी नहीं मिला था। वह एक कदम अंदर बढ़ा ही था कि भीतर मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ गई। कप्तान राणा ने कड़क आवाज में पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे सफाई के काम की जगह नहीं है। आर्यन एक पल के लिए घबराया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया। उसने धीरे से कहा, सॉरी सर, लेकिन अगर इजाजत दें तो मैं इस इंजन को देख सकता हूं। उसकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर अचरज और फिर मजाक का मिला जुला भाव आ गया। कुछ सैलर आपस में मुस्कुराने लगे। किसी ने ताना आरते हुए कहा, देखा, अब झाड़ू लगाने वाला बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा इंजन ठीक करेगा। कप्तान राणा ने भी हंसी दबाते हुए हल्के तानों से भरी आवाज में कहा, बेटा, यहाँ देश के टॉप इंजीनियर खड़े हैं, वो 3 घंटे से लगे हुए हैं, और तुम सफाई करने वाले, तुम ये इंजन ठीक करोगे? आर्यन के दिल को यह बात चुभी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने सीधे कप्तान की आंखों में देखते हुए शांत लहजे में कहा, गरीब हूं, सफाई का काम करता हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। मैंने बचपन से जहाजों को देखा है। पापा भी पहले मछुआरे थे, फिर सेलर बने। जब से इस जहाज पर आया हूं, मैं हर मशीन को ध्यान से देखता रहा हूं, इंजन के बारे में पढ़ता रहा हूं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं कोशिश करना चाहता हूं। आर्यन की बात सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। कमरे में बस इंजन के ठंडे पड़े लोहे से टकराती हल्की आवाजें गूंज रही थीं। कप्तान राणा ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे परख रहा हो कि यह लड़का मजाक कर रहा है या सच में गंभीर है।
फिर उसने थोड़ा नर्म लेकिन अभी भी शक भरे लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने सीधा खड़े होकर जवाब दिया, आर्यन। सर। ठीक है आर्यन, कप्तान ने धीरे से कहा। तुम्हें पता है ये कौन सा इंजन है? आर्यन के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। उसने इंजन की तरफ देखकर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, वर्टसिलय सुल्जर RTR 96 सी, दुनिया के सबसे बड़े इंजनों में से एक। ट्विन स्ट्रोक, लो स्पीड, 2 स्टेज टर्बोचार्जिंग, हाई एफिशिएंसी, और अगर इसका एक भी क्रिटिकल वाल्व अटक जाए तो पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। इंजीनियरों के चेहरे पर अब पहली बार हल्का सा आश्चर्य उभरा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सफाई वाला लड़का इंजन का नाम और उसकी खासियतें इस तरह बोल देगा। एक जूनियर इंजीनियर ने धीरे से बगल वाले से कहा, ये सब इसे कैसे पद्दोना? कप्तान राणा ने आंखें थोड़ी सिकोड़ कर पूछा, ये सब कहां से सीखा तुमने? आर्यन ने बिना झिझक के कहा, जहाज की लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, पुरानी मैनुअल बुक्स से। जब सब सोते हैं तो मैं नीचे नहीं सोता सर। मैं यहां आता हूं, मशीनों को देखता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। मुझे मशीनों से डर नहीं लगता, लगाव है। कप्तान के अंदर कहीं बहुत दूर तक उसके शब्द उतरते गए, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी सख्ती थी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? उसने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली, जैसे अपने ही अंदर से हिम्मत निकाल रहा हो। सर, मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं इस इंजन में गड़बड़ी ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मैं खुद इस जहाज से कूद जाऊंगा समंदर में। कमरे में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। इंजीनियर, सेलर, सब हड़बड़ा गए। पागल हो गया है क्या? ये मजाक है या सच? कूद जाएगा मतलब? कप्तान राणा ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाए। उसकी आवाज में झूंझलाहट थी। ये कोई खेल है? जान की बात कर रहा है तुम? आर्यन ने पलटकर उसी ठहराव से कहा, ये खेल नहीं है, आत्मविश्वास है। आप कह रहे हैं देश दांव पे लगाए, तो मुझे भी कुछ दांव पे लगाना होगा ना। आप यकीन नहीं कर सकते तो मेरी जिंदगी पर विश्वास रखिए। एक पल के लिए कप्तान उसके शब्दों से थम जाता है। उसके चेहरे की सख्ती के पीछे जैसे कोई पुरानी याद उभरती है, जब वो भी शायद किसी ने कम आंका होगा, लेकिन वो तुरंत खुद को संयत कर लेता है। वह धीमे स्वर में इंजीनियरों की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया? मुख्य इंजीनियर ने थके हुए अंदाज में कहा, हाँ सर, जितना हमारे पास डाटा और इक्विपमेंट है हमने सब टेस्ट कर लिया। इंजेक्टर से लेकर मेन शाफ्ट तक कहीं क्लियर डिफेक्ट दिखाई नहीं दे रहे। हाँ। कप्तान ने लंबी सांस ली, फिर आर्यन की तरफ मुड़कर बोला, अगर मैं तुम्हें ये मौका दूं तो तुम अकेले काम नहीं करोगे। तुम जो कहोगे हमारे इंजीनियर तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन कमांड तुम्हारी नहीं होगी, समझे? आर्यन ने सर हिलाया। जी सर, मुझे बस इंजन को खोलकर उसकी सांसें सुनने का मौका चाहिए। कप्तान ने कुछ पल सोचा, फिर धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं। अगर इंजन नहीं चला तो तुम्हें समंदर में कूदने की जरूरत नहीं होगी। मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और तेरा यहाँ काम भी खत्म समझ। लेकिन अगर तूने ये इंजन चला दिया तो मैं भारत सरकार के सामने खुद तेरे लिए खड़ा होऊंगा। तुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिलवाने के लिए और जहाज पर बतौर इंजीनियर जगह दिलवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब इस शर्त में सिर्फ एक लड़के का सपना नहीं, उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी थी। आर्यन ने बिना एक पल की देरी के कहा, मंजूर है सर। उसके इस जवाब के साथ ही कहानी का रुख बदल चुका था। एक सफाई कर्मचारी लड़का अब दुनिया के सबसे बड़े इंजन के सामने खड़ा था और पहली बार उसे मौका मिला था खुद को साबित करने का। इसी विश्वास के साथ उसने धीरे धीरे अपना पोछा बाल्टी एक कोने में रख दी, हाथों को पोंछकर साफ किया और धीरे से इंजन के पास जाकर उस ठंडे खामोश लोहे को छू लिया, जैसे किसी सोए हुए दानव को जगाने से पहले उसका तापमान महसूस कर रहा हो। उसने आंखें बंद करके कुछ सेकंड के लिए सिर्फ इंजन की हल्की कंपन, पाइपों की भीतरी आवाजें और जहाज की धड़कन सुनने की कोशिश की। कमरे में सब लोग उसे चुपचाप देख रहे थे, किसी की आंखों में मजाक, किसी में शक और कहीं बहुत गहराई में कप्तान राणा की आंखों में हल्का सा उम्मीद का एक धागा। आर्यन ने आंखें खोलीं और शांत लहजे में बोला, पहले मुझे इस इंजन की सारी स्कीमेटिक डायग्राम और मेंटेनेंस हिस्ट्री चाहिए और एक टॉर्च। अब खेल शुरू हो चुका था। आर्यन की मांग सुनकर मुख्य इंजीनियर ने हल्की झुंझलाहट के साथ भी एक फाइल की ओर इशारा किया। पुराने प्रिंटआउट, स्कीमेटिक डायग्राम, मेंटेनेंस लॉग सब एक मोटे से फोल्डर में भरे पड़े थे। आर्यन ने सावधानी से फोल्डर उठाया, जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट देख रहा हो जिसमें मरीज की पूरी कहानी छुपी हो। वह फर्श पर ही बैठ गया, फाइलें अपने सामने फैला दी और तेजी से पन्ने पलटने लगा। इंजीनियर हैरानी से उसे देख रहे थे। वो लाइनों, नंबरों, वाल्व के कोड,
और पाइप कनेक्शन पर उंगली फिराता, रुकता, सोचता, फिर आगे बढ़ जाता। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ फोकस था। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, इस इंजन की आखिरी फुल सर्विस कब हुई थी? जूनियर इंजीनियर ने जवाब दिया, लगभग 10 महीने पहले। और बीच में कभी हाफ सर्विस या मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट? 2 महीने पहले एक वाल्व बदला गया था, लेकिन उसमें कोई इश्यू दर्ज नहीं हुआ। आर्यन ने वही लाइन पकड़ ली। कौन सा वाल्व? फ्यूल सप्लाई लाइन के नजदीक वाला कंट्रोल वाल्व। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी धार उभरी। उसने स्कीमेटिक पर उस लाइन को ट्रेस किया, टॉर्च उठाई और खड़ा हो गया। मुझे इंजन की बाएं साइड वाली मेन पाइपलाइन के पास ले चलिए, उसने कहा। एक इंजीनियर ने मन ही मन मुस्कुराया, जैसे सोच रहा हो कि यह बच्चा बस खेल खेल में जासूस बन रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चल पड़ा। कप्तान राणा थोड़ी दूरी से सब देखता रहा। आर्यन भारी इंजन के पास गया, टॉर्च की रोशनी पाइपों पर घुमाने लगा। हर जोड़, हर नट बोल्ट, हर छोटी प्लेट पर वह कुछ सेकंड रुकता, फिर अगले पर बढ़ता। उसने धीरे से कहा, इस इंजन की खूबी इसकी साइज नहीं, इसकी प्रिसीशन है। इतना बड़ा होने की काम नहीं है, ए बावजूद एक छोटी सी रुकावट भी इसे बंद कर सकती है। जैसे इंसान के दिमाग में एक छोटा सा स्ट्रोक पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। जूनियर इंजीनियर ने थोड़ा इंप्रेस होकर पूछा, तुमने मेडिकल भी पढ़ा है क्या? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, नहीं सर, बस तुलना करने के लिए समझना आसान होता है। करीब आधे घंटे तक निरीक्षण के बाद आर्यन अचानक एक जगह रुक गया। वहां एक पतली सी छोटी पाइप, एक साइड वाल्व के पास, बाकी हिस्सों की तुलना में जरा सी ज्यादा गंदी लगी। तेल का बहाव यहां थोड़ा अलग तरह से जमता नजर आ रहा था। उसने टॉर्च एक इंजीनियर के हाथ में पकड़ा दी और खुद वाल्व के नजदीक झुककर ध्यान से देखने लगा। ये वही लाइन है ना जो 2 महीने पहले बदली गई थी? उसने पूछा। मुख्य इंजीनियर आगे बढ़ आया, उसने भी झुककर देखा। हाँ, मॉडल नंबर तो वही है, इंस्टॉलेशन लॉग भी यही दिखा रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, कभी कभी पार्ट नया होता है, पर फिटिंग में थोड़ी सी गलती रह जाती है, या फिर बहुत मामूली सी धूल या मेटल का छोटा सा टुकड़ा ठीक वहीं फंस जाता है जहां नहीं होना चाहिए। कप्तान राणा अब वहीं आकर खड़ा हो चुका था। तुम्हें लग रहा है गड़बड़ी यहां है? उसने पूछा। आर्यन ने तुरंत हां नहीं कहा। उसने थोड़ी देर चुप रहकर पाइप को हल्के से थपथपाया, कान से नजदीक ले जाकर अंदर की हल्की सी आवाज सुनने की कोशिश की। फिर बोला, मुझे पक्का यकीन नहीं, लेकिन सबसे पहले इसको खोलकर देखना चाहिए। अगर यहां फ्लो में रुकावट है तो इंजन स्टार्ट होगा, पर सही प्रेशर नहीं बनाएगा और सिस्टम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शटडाउन मोड में चला जाएगा। शायद यही हुआ है। मुख्य इंजीनियर ने कप्तान की तरफ देखा, जैसे इजाजत मांग रहा हो। कप्तान ने छोटा सा इशारा किया, करो। तुरंत टूल्स लाए गए। आर्यन ने खुद वाल्व नहीं खोला, लेकिन पास खड़ा हो कर हर स्टेप पर गाइड करने लगा। धीरे से इस हिस्से को पहले ढीला कीजिए। हाँ, अब प्रेशर थोड़ा रिलीज होने दीजिए। अब ऊपर वाले नट को खोलिए। जब वाल्व का छोटा सा हिस्सा अलग हुआ तो उसमें से तेल का एक पतला सा धारा निकला और साथ ही एक बहुत छोटा, लगभग मुश्किल से दिखने वाला मेटल का टुकड़ा भी बहकर नीचे गिरा। जूनियर इंजीनियर की आंखें फैल गईं। ये तो शटडाउन ट्रिगर करने के लिए काफी हो सकता था। मुख्य इंजीनियर हक्का बक्का रह गया। ये शायद इंस्टॉलेशन के टाइम ही अंदर रह गया होगा। हम लोगों ने सोचा भी नहीं कि इतनी छोटी चीज इतनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, इंजन बड़ा जरूर है, पर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा बड़ी गड़बड़ी नहीं चाहिए होती। कभी कभी छोटी सी गलती भी काफी होती है। कप्तान राणा अब बिल्कुल आर्यन को अलग नजर से देख रहा था। वाल्व साफ करो, सही से दोबारा फिट करो और फिर इंजन स्टार्ट करने की तैयारी करो, उसने आदेश दिया। कुछ देर बाद सब लोग फिर से अपनी जगह पर थे। इंजन के आसपास हलचल बढ़ गई थी। कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई कि एक बार फिर स्टार्टअप सीक्वेंस चलाया जाएगा। आर्यन थका हुआ फर्श के पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ उस विशाल इंजन पर जमी थीं। कप्तान उसके पास आया और धीमे से बोला, अगर ये इंजन चला तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ये समझते हो ना? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, अगर ये इंजन चला तो सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, मेरा यकीन भी हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा कि किसी इंसान की कीमत उसके काम से तय होती है, उसके कपड़ों से नहीं। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1। कंट्रोल पैनल पर बटन दबाया गया। 1 पल, 2 पल, 3 पल। पहले हल्की सी घरघराहट हुई, फिर इंजन के अंदर कहीं गहराई से आती एक भारी, धीमी लेकिन जिंदा आवाज, पूरा कमर जैसे हल्का सा हिलने लगा। गार्ड रेल्स में कंपन, फर्श में थरथराहट और उस ठंडे लोहे में फिर से गर्मी लौटने लगी। इंजीनियर चिल्ला उठे, इंजन पिकअप ले रहा है,
किसी ने मीटर देखा, प्रेशर नॉर्मल रेंज में जा रहा है। दूसरे ने रनिंग स्टेटस देखा, ऑटो शटडाउन कंडीशन हट गई। कुछ ही सेकंड में वर्सिला सुल्जर RT-96 सी पूरे दम के साथ चलने लगा। उसकी आवाज अब कमरे को नहीं, पूरे जहाज को हिला रही थी, जैसे समंदर के बीच एक सोया हुआ दानव फिर से जाग उठा हो। सबकी नजरें एक साथ आर्यन की तरफ घूम गईं। जहां अभी कुछ देर पहले मजाक और शक था, अब वहां हैरानी, इज्जत और यकीन था। कप्तान राणा धीमे धीमे चलकर आर्यन के सामने आकर रुका। कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर उसने वही हाथ बढ़ाया जो अभी तक सिर्फ आदेश देने का आदी था। शाबाश इंजीनियर आर्यन, उसने कहा, तुमने सिर्फ हमारे जहाज को ही नहीं बचाया, तुमने देश की इज्जत बचाई है। आर्यन ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन होंठों पर मुस्कान। सर, मैं अभी भी सफाई कर्मचारी हूं, उसने धीरे से कहा। इंजीनियर तभी कहलाऊंगा जब पढ़ाई पूरी कर लूंगा। कप्तान ने हल्का सा सिर हिलाया। वो इंतजाम भी हो जाएगा, मैंने वादा किया था, और कप्तान अपने वादे से पीछे नहीं हटते। इंजन की गड़गड़ाहट अब पूरे जहाज की रगों में दौड़ रही थी। जहाज हल्का हल्का आगे बढ़ने लगा, जैसे रुकी हुई सांसें फिर से चल पड़ी हों। डेक पर खड़े सेलरों ने राहत की सांस ली। किसी ने आसमान की तरफ देखकर धन्यवाद कहा, किसी ने पास खड़े साथी को गले लगा लिया। कुछ की नजरें बार बार नीचे इंजन रूम की तरफ जा रही थीं, जहां एक सफाई कर्मचारी लड़के ने असंभव को संभव कर दिया था। थोड़ी ही देर में रेडियो रूम से कप्तान राणा को मैसेज मिला, सर, हम दोबारा ट्रैक पर हैं, अनुमानित समय के भीतर पोर्ट तक पहुंच सकते हैं। कप्तान ने गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, शुक्र है। उसने तुरंत कम्युनिकेशन अधिकारी से कहा, कंट्रोल को संदेश भेजो कि टेक्निकल इश्यू रिजॉल्व हो चुका है, जहाज समय पर पहुंचेगा। लेकिन एक और बात भी जोड़ो, इस समस्या को हमारे किसी वरिष्ठ इंजीनियर ने नहीं, बल्कि एक जूनियर क्लीनिंग स्टाफ के लड़के ने सॉल्व किया है। उसका नाम है आर्यन। कम्युनिकेशन अधिकारी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, जी सर। नीचे इंजन रूम में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मशीनें अब शोर नहीं, भरोसे की आवाज दे रही थीं। इंजीनियर अपने अपने नोट्स और रीडिंग अपडेट करने लगे। आर्यन एक कोने में बैठा चुपचाप पानी की बोतल से कुछ घूंट पी रहा था। उसकी हथेलियां अब भी हल्की सी कांप रही थीं, शायद थकान से, शायद उस जिम्मेदारी से जो अभी अभी उसके कंधों से उतरी थी। मुख्य इंजीनियर उसके पास आया, उसके सामने झुककर बैठ गया और बोला, हमसे गलती हुई आर्यन। हम तुझे सिर्फ झाड़ू पोछा करने वाला लड़का समझते रहे, जबकि तेरे पास वो नजर थी जो हम में से किसी के पास नहीं थी। आर्यन ने झेंपकर कहा, नहीं सर, आप लोग सब जानते हैं, बस कभी कभी किसी नई आंख की जरूरत पड़ती है, जैसे पुरानी किताब में नई लाइन दिख जाती है। मुख्य इंजीनियर ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया, शायद, लेकिन आज से तेरी पहचान सिर्फ सफाई वाला नहीं रहेगी। हमारे लिए तू उस इंजन का डॉक्टर है जिसे सबने मृत मान लिया था और तूने धड़कन वापस लौटा दी। दिन गुजरा, रात ढली और जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। जब पहली बार दूर किनारे की हल्की लाइटें दिखाई देने लगीं, तो पूरे जहाज पर एक अलग ही उत्साह दौड़ गया। सबको पता था कि वक्त पर पहुंचना सिर्फ शेड्यूल बचाना नहीं था, बल्कि उस वादे को निभाना था जो देश से किया गया था। पोर्ट पर पहुंचने के बाद रेलों के लिए जरूरी सामान उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई। डॉक पर खड़े अफसर, पोर्ट अथॉरिटी और मीडिया के कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्हें पहले ही मैसेज मिल चुका था कि बीच समंदर में फंसे इस जहाज को एक अनोखे तरीके से बचाया गया है। जब कप्तान राणा नीचे उतरा तो कुछ रिपोर्टर उसकी तरफ दौड़े। सर, सुना है जहाज का इंजन पूरी तरह बंद हो गया था, कितना बड़ा रिस्क था, आपने ये कैसे मैनेज किया? कप्तान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिस्क बड़ा था, लेकिन भरोसा उससे भी ज्यादा बड़ा निकला। हमारे साथ एक ऐसा लड़का था जिसे आमतौर पर कोई नोटिस भी नहीं करता, सफाई करने वाला स्टाफ, लेकिन दिमाग इंजीनियर का। अगर वो नहीं होता तो शायद हम यहां वक्त पर नहीं पहुंच पाते। एक रिपोर्टर ने तुरंत पूछा, कौन लड़का? सर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? कप्तान ने जहाज की तरफ देखा। ऊपर डेक पर खड़ा आर्यन दूर से ये सब देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि ये सब किस बारे में है। कप्तान ने ऊपर हाथ से इशारा किया, आर्यन नीचे आओ। आर्यन घबराहट के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। उसके मन में डर था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि इतने लोग, कैमरे, माइक, सब उसकी तरफ मुड़कर देख रहे हों। वह नीचे आया तो कप्तान ने सबके सामने उसका कंधा पकड़ा और कहा, यही है वो लड़का, आर्यन, जिसने इंजन को चलाया, जहाज को बचाया और इनडायरेक्टली देश की रेलों को रुकने से बचाया। फ्लैश चमकने लगे, कैमरे घूमने लगे, माइक उसकी तरफ बढ़ा दिए गए।
तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग मिली है क्या? तुम यहाँ काम क्या करते हो? आर्यन थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर धीरे से बोला, मैं यहाँ सफाई का काम करता हूँ और आज बस इतना किया जितना मुझे सही लगा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मशीनों से मुझे प्यार है। अगर मुझे मौका मिले पढ़ने का तो मैं सच में इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ताकि एक दिन कोई मुझे सिर्फ सफाई वाला कहकर न पुकारे। उसी समय भीड़ के पीछे से एक सीनियर सरकारी अफसर आगे आए, जो अब तक सब चुपचाप देख रहे थे। मौका मिलेगा बेटा, उन्होंने साफ आवाज में कहा। ये देश सिर्फ बड़े नामों का नहीं है, ये ऐसे ही बच्चों का भी है जो चुपचाप अपना काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तुम्हारा नाम मैंने नोट कर लिया है। कुछ ही हफ्तों बाद शहर की एक बड़ी खबर बनी। समंदर के बीचों बीच फंसे जहाज को एक सफाई कर्मचारी लड़के ने बचाया। राष्ट्रपति भवन ने बुलाया रियल हीरो। राष्ट्रपति भवन की बड़ी बड़ी सीढ़ियों के सामने लाइन में खड़े मेडल रिसीव करने वाले लोगों के बीच आर्यन सबसे आखिरी छोर पर खड़ा था। उसने साफ लेकिन साधारण कपड़े पहने थे और उसकी जेब में अब भी उसके पुराने जहाज का इड कार्ड रखा था, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि वह कहां से आया है। जब उसका नाम पुकारा गया, श्री आर्यन, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा। सामने देश के राष्ट्रपति खड़े थे। गरिमा के साथ मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति ने उसके गले में मेडल डालते हुए कहा, तुम्हारी वजह से सिर्फ एक जहाज नहीं बचा, उस पर लदा हुआ समय भी बच गया। ऐसे बच्चे इस देश की असली ताकत हैं। सरकार तुम्हारी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगी और आगे जहाजों में बतौर प्रशिक्षु इंजीनियर काम करने का मौका भी देगी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रूंधी हुई आवाज में बस इतना कहा, थैंक यू सर। आज अगर मेरे पापा जिंदा होते तो शायद बहुत खुश होते। उन्हें जहाज से बहुत प्यार था और मुझे भी। हॉल में बैठे लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। कुछ के लिए वो बस एक खबर थी, एक छोटी सी कहानी, लेकिन आर्यन के लिए ये वो पल था जिसमें उसकी पूरी जिंदगी बदल रही थी। उस रात हॉस्टल के कमरे में अकेले बैठकर उसने अपने मेडल को टेबल पर रखा, जहाज की पुरानी तस्वीर के पास। खिड़की से आती हवा में दूर कहीं समंदर की हल्की सी नमगंध घुली हुई लग रही थी, जैसे समंदर खुद उसे पुकार रहा हो, तू लौटेगा इंजीनियर बनकर, सफाई वाले लड़के के टैग के बिना, बस अपने नाम से। आर्यन ने मेडल को छूते हुए धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा और इस बार झाड़ू नहीं, औजार हाथ में होंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन इतना तय था, एक दिन समंदर के बीचों बीच खड़ा वही लड़का किसी और जहाज के ब्रिज पर खड़ा होगा, कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और शायद किसी और अनदेखे अनसुने बच्चे को मौका देने का फैसला वही करेगा। यही एक सफाई कर्मचारी लड़के की असली जीत थी। सिर्फ इंजन चालू कर देना नहीं, बल्कि लोगों की सोच में जमी हुई गंदगी को भी थोड़ा थोड़ा साफ कर देना। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हुनर उम्र या ओहदे का मोहताज नहीं होता, क्योंकि कभी कभी जहाज पर झाड़ू लगाने वाला एक बच्चा दुनिया के सबसे बड़े इंजन को चलाकर पूरे सिस्टम की सोच बदल देता है।